नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार का 4:57 PM एडिशन लेकर हाजिर हैं ताजा और अहम खबरें आपके लिए। तो अगले आधे घंटे में चाय की चुस्कियों के साथ लीजिए ताजा खबरों का आनंद। सबसे पहले हेडलाइंस। खाने के तेल पर राहत की बड़ी खबर। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर से बैन हटाया, अब सस्ता हो सकता है खाने का तेल। महंगाई की भारी मार, एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 8 रुपए बढ़कर 2300 रुपए तक पहुंचे। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी में 2.5% से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रहा गिरावट का ट्रेंड। जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्यकारी नहीं, दोनों सरकारें मामलों पर अपना सकते हैं अपने अपने कानून। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू को बड़ा झटका। 34 साल पुराने रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल जेल की सजा। सिद्धू बोले करेंगे कानूनी आदेश का पालन। श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह हटाने की याचिका पर मथुरा कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने याचिका मंजूर की। इधर ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फैसला देने से रोका। कांग्रेस के किला राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन के लिए बीजेपी की तैयारी। आज से जयपुर में पार्टी करेगी चिंतन शिविर। पीएम मोदी करेंगे शिविर को संबोधित। प्रचंड गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। मॉनसून अंडमान निकोबार तक पहुंचा। 26 से 27 मई तक केरल और 6 जून तक महाराष्ट्र में देगा दस्तक। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच महंगाई से कुछ राहत की खबर आई है। दरअसल खाने के तेल में जो आग लगी थी अब वो ठंडी हो सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया ने क्रूड पाम ऑयल से बैन हटाने का ऐलान किया है। इस बड़ी खबर पर हम और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, गुड न्यूज़ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही एक बैड न्यूज़ आई थी, तब भी आपसे बात हो रही थी कि इंडोनेशिया ने क्रूड पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। अब ये उन्होंने हटाने का फैसला किया है। कितनी बड़ी राहत आएगी इससे? आई थिंक काफी बड़ी राहत है यहाँ पर जब आप पाम तेल के बैन को हटता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जो इंडोनेशिया ने ये बैन लगाया था ये 28 अप्रैल को लगाया था और बाजार मान के चल रहा था कि 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगा और 23 मई को ये बैन यहाँ पर खुलता हुआ हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। जब इंडोनेशिया ने बैन लगाया था तो उन्होंने कहा था कि 21,000 रुपया पर लीटर पे भाव है। जब तक ये 14,000 रुपया पर लीटर पे नहीं आते तब तक बैन यहाँ पर रहेगा। अभी भी भाव 14,000 के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि जो 16-17 मिलियन लेबर यहां पर काम करती है ये उनके लिए किया गया है। दूसरा, ऑलमोस्ट 25% जो इंडस्ट्री है पाम तेल मिलें, उन्होंने यहां पर पाम फ्रूट खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको प्रोसेस रिफाइन करने की हमारे पास जगह नहीं है, हमारे टैंक यहां पर भर चुके हैं। तो ये इंडोनेशिया का यहां पर जस्टिफिकेशन है। जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, ये काफी अच्छी खबर है। हमारे पास यहां पर वैसे भी किल्लत है। हमारा जो यूजेज है उसका 50-60% हम इन एनी केस इंपोर्ट करते हैं और 65% जो हमारा इंपोर्ट है उसमें पाम तेल ही है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अच्छी अहम खबर है। यहां से जहां तक खाने के तेलों की बात है, हम यहां पर कुछ महंगाई कम होता हुआ देखेंगे। राइट, तो आप कह रहे हैं कि कुछ महंगाई कम होती नजर आएगी। अभी कोई भी तेल खरीदने जाए बाजार में तो 200 रुपए के ऊपर ही मिल रहा है किसी भी तरीके का। तो कितना करेक्शन आप उम्मीद कर रही हैं? आई थिंक यहां पर 2-3 अच्छी चीजें हैं। एक तो ये कि मलेशिया ने कहा है कि वो एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां पर घटाएंगे। दूसरा, इंडोनेशिया का तेल भी अब हमें यहां पर मिल जाएगा। उनके पास एक्सेस है, सरप्लस है, तो वो भी हमारे पास यहां पर आएगा। मॉनसून बेहतर माना जा रहा है। बुआई का इलाका भारतीय बाजारों में अच्छा देखने को मिलेगा। तो काफी सारे पॉजिटिव्स यहां पर हैं। बाजार का यह मानना है कि 200 रुपया लीटर पिछले साल अगर आप देखें तो 85 से 95 100 रुपया लीटर था। तो यहां से करीबन 15-20% की करेक्शन, यानी कि हमें नहीं लगता कि 185-175 के नीचे यहां पर भाव जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन हाँ, जो भी नीचे आए वो हमारे लिए राहत है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये कि अभी तो इन्होंने कर दिया है और आपने बताया भी कि क्यों इंडोनेशिया ने ऐसा किया, लेकिन अभी भी जो आर्थिक स्थितियां हैं या जियोपॉलिटिकल में कहूं स्थितियां हैं वो कोई सामान्य नहीं है। युद्ध अभी भी चल रहा है, कल को क्या होगा पता नहीं। तो क्या फिर से कहीं इस तरह की खबरें आ सकती हैं कि नहीं अब हट गया तो अभी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी? मुश्किल है कहना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हम शायद खाने के तेलों का पीक देख चुके हैं। यहां से या तो हम इन्हीं स्तरों पर रहेंगे या हल्की सी शायद मुनाफा वसूली भी यहां पर आ सकती है। तो आई थिंक अब जैसा कि कहा जा रहा है कि जो हायर प्राइसेस हैं, चाहे वो कॉटन है, गेहूं है, खाने के तेल हैं, आपको इनके साथ रहना जीना सीखना होगा। बहुत ज्यादा बड़ी मुनाफा वसूली आएगी, हम लास्ट ईयर के प्राइस तक आएंगे वो तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी राहत जरूर।
चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये थोड़ी नहीं, बड़ी राहत है, क्योंकि हर तरफ से महंगाई की ही खबरें हैं। लेकिन मनीषा जी ने बताया कि हमें खाने के तेल के लिए मामले में एटलीस्ट थोड़ी राहत आती हुई दिखाई देगी। 200 रुपए से नीचे आपको ये तेल मिलते हुए नजर आएंगे भविष्य में। लेकिन इधर देश में महंगाई की एक अलग मार पड़ गई है। आपका तेल भले ही सस्ता हो गया, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 1000 रुपए के पार निकल चुकी है। कल घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 3.5 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर पर 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद देश के लगभग सभी शहरों में सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली और मुंबई में डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत अब 1003 रुपए है, जबकि कोलकाता में 1029 रुपए का एक सिलेंडर है। चेन्नई में यही सिलेंडर आपको 118 रुपए में मिलेगा। वहीं कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में आप 2355 रुपए में आएगा और मुंबई में 2307 रुपए का हो गया है। आपको यह भी बता दें कि इस महीने सिलेंडर की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 7 मई को सिलेंडर की कीमतें 50 रुपए बढ़ाई गई थी। और भारत ही क्यों, दुनिया के कई बड़े देश भी महंगाई का सामना कर रहे हैं। शायद आपको सुन के अचंभा होगा, लेकिन ब्रिटेन में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर पहुंचकर 9% के पार चली गई है। बढ़ती महंगाई से ब्रिटेन में रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो कितना बड़ा है ये संकट, समझने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी नीरज बाजपेयी से। तो नीरज जी, आप यहाँ पर अब ब्रिटेन जैसे देशों में भी महंगाई की मार पड़ रही है और रोटी यानी ब्रेड का संकट, तो ये तो बड़ी बेसिक चीज है, कैसे हो रहा है? देखिए, पूरी दुनिया में इसमें अगर आप डेवलप्ड या बड़ी इकोनॉमीज में देखें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इसमें ब्रिटेन का ही आपको दिखेगा। यूके का 9% का इन्फ्लेशन उन्होंने क्लॉक किया है, जो मंथ ऑन मंथ देखें तो 2.5% की ग्रोथ दिखती है। किराना की महंगाई में करीब 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 2011 के बाद से शिखर पर है। बड़ा कारण इसका यह है कि एनर्जी प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, वहाँ पे नेचुरल गैस की कीमतें बहुत ऊपर गई हैं। उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें महंगी हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से बहुत सारे कामकाज होते हैं, तो बहुत महंगाई बढ़ गई है। तमाम वहाँ के जो रिटेलर हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये अभी रुकने वाली नहीं है। हो सकता है अगले महीने आपको 10% की महंगाई दर देखने को मिले, जो और एक नए शिखर की तरफ होगी, क्योंकि जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है उन कारणों में कोई रिस्पाइट नहीं है कि ना तो गैस की कीमतें कम हो रही हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें कम हो रही हैं। तो उसकी वजह से किसी को ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि महंगाई दर कम कैसे होगी, लगातार वो बढ़ती जा रही। तो इसलिए ब्रिटेन में इस वक्त बहुत बड़ी चिंता है, और जो वहाँ के बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये चिंता इतनी बड़ी है कि शायद फूड क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। तो उसकी वजह से तुरंत कोई बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। जी, बहुत शुक्रिया। तो महंगाई का ये एनालिसिस, ब्रिटेन में रोटी महंगी नीरज बता रहे थे, और अब वहां पर भी एक क्राइसिस मोड आ गया है, जहां पर लगता है कि कुछ तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई 40 साल के चरम पर है। चलिए, तो ये तो कुछ बात हो गई महंगाई खाने पीने की, लेकिन बाजार को देख लेते हैं। इधर खराब ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का भी मूड खराब किया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी बिकवाली थी। आज सेंसेक्स निफ्टी में 2.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खासी बिकवाली रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स आज लाल निशान में नजर आए। आज के मार्केट में और क्या एक्शन था, ये अब हमें समझाएंगे सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, चौतरफा गिरावट, लेकिन एक्शन कहां था? गिरने वाले, बढ़ने वाले, सबसे ऊपर नीचे कौन से शेयर्स रहे? देखिए, आज भारी बिकवाली का दिन था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत ही कमजोर थे, जिसकी तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो बिकवाली है वो प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट आप सेक्टर या इंडेक्सेस के ऊपर नजर डालेंगे तो सबसे पहले 2 नाम जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, निफ्टी के सिर्फ 2 गेनर थे। आईटीसी करीब 3-3.5% चला नंबर्स के बाद। डॉक्टर रेड्डीज करीब 1% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जब आप लूजर्स की तादाद देखेंगे तो सिर्फ आईटी दिखेगा। विप्रो 6.5%, एचसीएल 6%, इन्फोसिस 5.5% और टीसीएस करीब 5.5% का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में कुछ नाम, जिसमें मैक्स हेल्थकेयर 1.5%, एबॉट 1.5%, मेट्रोपोलिस 1% और रॉयल इंडिया करीब 1% की तेजी देखने को मिली। लेकिन मिड कैप लूजर्स में भी मन्नापुरम 10% का फॉल, एलएनटी टेक 7% नीचे, एम्फेसिस 7% नीचे, कोफोर्ज 7% नीचे, यानी कि 4 में से 3 नाम जो थे वो आईटी स्पेस से आए। आईटीसी एफ&ओ का टॉप गेनर बना। पीआई इंडस्ट्रीज में 1.5% का उछाल, एबॉट 1.5% ऊपर और मेट्रोपोलिस में करीब 1.25% का उछाल देखने को मिला। और एफ&ओ के टॉप लूजर्स में भी आईटी का नाम शुमार। मन्नापुरम के अलावा एलएनटी टेक, एम्फेसिस और लुपिन, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा।
आज बिकवाली थी भारी भरकम आईटी में, तो एल&टी टेक, एम्फेसिस, माइंडट्री, कोफोर्ज सभी के सभी 6 से 7% उठते हुए दिखाई पड़े। और इसके अलावा मेटल, जहां पर काफी प्रेशर देखने को मिला, उसमें सेल, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को करीब 4.5 से लेकर 5.5% तक सेलिंग देखने को मिली इन सभी स्टॉक्स में। तो मेजरली मार्केट्स में आज एक भारी भरकम बिकवाली, और बिकवाली में भी मिड कैप स्मॉल कैप का भी कारने जुता हुआ दिखाई पड़ा। कि हर तरफ बिकवाली का रुख बाजार में। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट की। लेकिन अब उस खबर का रुख करेंगे जो एक अहम खबर है और आज सुबह ही आई, और वो है जीएसटी से जुड़ी। जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य बाध्य नहीं है, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इस मामले में डिटेल से बात कर रहे हैं लक्ष्मण रॉय, और साथ ही खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक ए रस्तोगी से भी लक्ष्मण ने पूछा कि आखिर इस फैसले का आगे क्या असर देखने को मिलेगा। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से था कि कंपनियां जो इंपोर्ट करती हैं सामान, समुद्री रास्ते से इंपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है उस पर सरकार ने कहा कि हम आपसे आईजीएसटी वसूलेंगे, यानी जीएसटी वसूलेंगे। इस जीएसटी वसूल के खिलाफ इंपोर्टर्स, खासतौर से मोहित मिनरल्स एक कंपनी थी, और बाकी इंपोर्टर्स जो है अपील किए कि नहीं, आप जो आईजीएसटी वसूल रहे हैं समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन पर, वो गैर संवैधानिक है। मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, आप आईजीएसटी यहां नहीं वसूल सकते इस हालत में, यह आपका गैर संवैधानिक है। फिर इस गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, बिल्कुल आप ट्रांसपोर्टेशन जो कि समुद्री रास्ते से होता है इंपोर्ट के ऊपर, वहां पर आप जीएसटी नहीं वसूल सकते हैं। तो वहां पर सरकार की तरफ से दलील यह दी गई कि दरअसल हम आईजीएसटी इस वजह से वसूल रहे हैं क्योंकि जीएसटी काउंसिल का यह फैसला था। उसी संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो काफी महत्वपूर्ण हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी काउंसिल का फैसला था इसलिए आप लागू कर रहे हैं, यह दलील मान्य नहीं है। दरअसल जीएसटी काउंसिल के फैसले को मानने के लिए ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार बाध्यकारी होती है। जीएसटी काउंसिल का काम सिर्फ और सिर्फ सिफारिश करना है, और जीएसटी काउंसिल बेहतर तरीके से सिफारिश करे वहां पर उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उस फैसले को आप माने हूबहू ये जरूरी नहीं होता है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस जजमेंट के आधार पर, इस स्टेटमेंट के आधार पर आगे चलकर हो सकता है कई सारे विवाद खड़े हों। हालांकि इस पूरे मामले को वकील की तरफ से कह सकते हैं लीड कर रहे थे अभिषेक रस्तोगी जी, जो कि पार्टनर हैं खेतान एंड कंपनी के, और इस पूरे मामले में टैक्स पेयर्स की तरफ से आए हुए दलील रख रहे थे। वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अगर मेरी आवाज आ रही हुई तो रस्तोगी जी, इस फैसले का मुझे लगता है काफी दूरगामी असर पड़ने वाला है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस पर, और इंडियन इंपोर्टर्स को बहुत बड़ी राहत है। देखिए, जब मैंने ये रिट पिटीशन पहले फाइल की थी तो आप केवल जीएसटी रिजीम को ना देखें, जीएसटी रिजीम से पहले सर्विस टैक्स रिजीम में भी ओशन फ्रेट पर सर्विस टैक्स लगाया गया था। जबकि क्योंकि जीएसटी में ट्रांजिशन हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा रिट्स एटसेट्रा के बारे में नहीं सोचा। मगर मेरी रिट पिटीशन सर्विस टैक्स रिजीम में भी फाइल्ड है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी फाइल्ड है, और फिर सर्विस टैक्स के बाद जब जीएसटी आया तो हमने, क्योंकि वही प्रोविजन जो इंपैक्ट हुआ वो जीएसटी में भी हुआ, इंपोर्टर पर ओशन फ्रेट एलिमेंट पर जीएसटी लगाया गया। मगर समझने की बात यह है कि सर्विस टैक्स और जीएसटी में बहुत बड़ा अंतर था। सर्विस टैक्स रिजीम में यह डिफाइंड नहीं था कि कौन सर्विस रिसिपिएंट है, उसकी डेफिनेशन मिसिंग थी। जीएसटी रिजीम में सर्विस रिसिपिएंट कौन है और सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसकी डेफिनेशन एक्ट में थी। तो हमको और ज्यादा ताकत मिल गई कि जबकि हमने यही रिट पिटीशंस जीएसटी रिजीम में भी आर्ग्यू करी। 2017 में मेरी ये पहली रिट पिटीशंस थी जो सर्विस टैक्स पर भी थी और जो फिर जीएसटी पर भी आई, और फिर अन्य कोर्ट्स में ये मैटर्स गए जहां पर मैं गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट एटसेट्रा में हमने आर्ग्यू करा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बिल्कुल रस्तोगी साहब, मेरा सवाल थोड़ा संक्षिप्त में होगा, वो ये कि क्या अब इस फैसले के बाद जो भी इंपोर्टर हैं, जो भी शिपिंग कंपनियां हैं, वो ओशियन फ्रेट पे जो आईजीएसटी लगता था वो अब नहीं देंगे? पहले जो दिए थे वो क्या सरकार उनको वापस करेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका लक्ष्मण जी। जो कि टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है उसका रिफंड मिलेगा। हमने कुछ ऐसे रिफंड क्लेम्स ऑलरेडी प्राप्त कर भी लिए हैं, और जहां पर रिफंड नहीं मिल रहा है वहां पर हमने और कुछ रिट पिटीशंस भी फाइल कर दी हैं कि जिससे ये रिफंड हमको वापस मिले।
तो जो अगला पैसा पे सवाल। हो चुका है उसका रिफंड मिलेगा, हाँ, अगला जो सवाल पैसा नहीं पे हुआ समझ है गया। वो नहीं पे करना है। हाँ, अगला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन की जीएसटी काउंसिल के फैसले को मानना केंद्र और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्या सिर्फ इस मामले के लिए है या फिर ओवरऑल एक सामान्य सिद्धांत ही बन के निकलेगा? और आपको नहीं लगता कि इसके बाद जीएसटी काउंसिल काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी? देखिए, ये केवल इस इशू के लिए नहीं है। आर्टिकल 279 कैपिटल ए अगर आप देखेंगे उसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए रिकमेंडेशन है। तो ये एक प्रिंसिपल बन जाएगा और जीएसटी काउंसिल एक केवल रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है और यही होना चाहिए। एज फार एज आपका प्रश्न है कि क्या इससे नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्या इससे डिसीजन मेकिंग स्लो होगी एटसेट्रा, आई थिंक मेरा व्यू इसमें बहुत ऑप्टिमिस्ट है। इसमें क्या होगा अब आने वाले समय में कि रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो भी एक्ट में चेंज किया जाएगा वो ये बहुत बारीकी से देखा जाएगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, क्या वो जीएसटी फ्रेमवर्क के अगेंस्ट तो नहीं है, क्या वो पॉलिसी गाइडलाइंस के अगेंस्ट तो नहीं है। और ये सब देखते हुए आई थिंक हमारा टैक्स फ्रेमवर्क और रोबस्ट बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा, उसको और छन्नी करके उसको और अच्छे से पढ़कर समझकर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो आने वाले समय में टैक्स पेयर्स को सर्टेनिटी मिलेगी और देश को बेनिफिट होगा। तो एक बड़ा मुद्दा है जीएसटी के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अहम फैसला सुनाया कि अब केंद्र और राज्य जीएसटी काउंसिल के किसी भी फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वो उस पर अपने अपने कानून बना सकते हैं। इसके आगे चलते हुए किस तरह के इम्प्लीकेशंस होंगे वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहरहाल आज कंज्यूमर अड्डा में क्या होने वाला है वो आपको बता दें, क्योंकि विदेशों में पढ़ाई करने के कई फायदे हैं। कई लोगों की इच्छा होती है कि उनके बच्चे विदेश पढ़ने जाए, कई बच्चों की इच्छा होती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन फॉरेन यूनिवर्सिटी से करें, लेकिन अगर आपने सही कोर्स नहीं चुना या आपको सही जगह एडमिशन नहीं मिल पाया तो ना सिर्फ पैसों का बहुत नुकसान होगा बल्कि जॉब की भी कोई गारंटी नहीं रहेगी। आज कंज्यूमर अड्डा में बताएंगे विदेश में पढ़ाई के लिए तैयारी का सही तरीका। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा। विदेश में पढ़ाई कैसे करें तैयारी। और यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी पर लेंगे अपडेट। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. चौबीस बार रिजेक्ट किया है आपने इसे, नॉट दिस टाइम, इट्स परफेक्ट। तुम्हारा ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इन्वेस्टर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो अ वेरी प्राउड फादर। Every moment that makes you you deserves to be celebrated with gold. परफॉर्मर ऑफ द मंथ। सर वो काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट पेंडिंग इंक्रीमेंट कहाँ भागे जा रहा है? तो सीढ़ी देख रहे हो? इस सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। उस कल का इंतजार करो माय बॉय रोहन। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। लेमिनेशन वाला पेंट चले या ना चले, लेमिनेक्स HPL शीट्स चले सालों साल। World's largest HPL cladding manufacturer with an unconditional 12 years guarantee. Leminex. Stock market is not about staying active 24/7 or playing with numbers or juggling with a large sum of investments. It's about having the right technical skills and the right mindset to make money work for you. To know more, join us for an exclusive workshop. Register today. CNBC TV 18 presents Invest Wise, Learn, Earn and Grow. Powered by Malkan's View. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो।
क्रिप्टो के भारी भरकम कंफ्यूजिंग वर्ड से क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में पिछड़ रहे हैं? तो चलिए ट्यूशंस लेते हैं। क्रिप्टो से जुड़ी हर टेक्निकल टर्म और जार्गन्स को समझें हमारे साथ। एक स्पेशल सीरीज जिसे आप कभी भी स्ट्रीम कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ज़ेड एंड CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। Presented by ZPay. Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. I hear he's from the future. That high tech. The big daddy of SUVs coming soon. तूफानी बारिश। क्रैक जीरो मतलब नैरोलैक हीरो। Japanese टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस है। Nerolac XL माइका मार्बल स्ट्रेच एंड शील। इसलिए 2 गुना स्ट्रेच रखी वॉल्स को क्रैक फ्री सालों साल। sama pina आई क्रैक ओनली। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत को फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3 बजे फिर से इसकी सुनवाई करेगा। तब तक वाराणसी कोर्ट में इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद परिसर में कई साल पहले बेल का पेड़ हुआ करता था, जो अब अपनी जगह पर नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में परिसर की ओर खुदाई करने की बात भी कही गई है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान फव्वारे के लिए पानी सप्लाई की जगह नहीं मिली। एक छेद मिला जो साबित करता है कि वो फव्वारा नहीं है। मुस्लिम पक्ष कोई पाइपलाइन नहीं दिखा पाया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट में कोर्ट को सौंप दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, जिन पर देवी देवताओं की कलाकृतियां बनी हुई थी। इसके अलावा शेषनाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृतियां दिखाई गई हैं। अन्य शिलापट पर कमल की कलाकृति भी देखने को मिली है। ज्ञानवापी विवाद राजनीतिक दलों के लिए क्यों है धर्म संकट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। शाम 7:57 पर राजनीतिक दलों का धर्म संकट। इधर मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मथुरा की अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है। अब सिविल कोर्ट में संपत्ति विवाद पर केस चलेगा। इस मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। 30 सितंबर 2020 को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन हिंदू पक्ष ने जिला कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल जेल की सजा सुनाई है। 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को सजा सुनाई गई है। इस रोड रेज में एक बुजुर्ग की जान चली गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद पीड़ित के परिवार ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ताज़ा फैसला सुनाया है। अब पंजाब पुलिस नवजोत सिंह सिद्धू को गिरफ्तार करेगी और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि वो कानून का आदेश जो भी है उसका पालन करेंगे। तो आवाज समाचार के 4:57 PM एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बस एक क्लिक पे ताज़ा खबरें और अपडेट्स ले सकते हैं। नमस्कार।